जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स का जो टॉपिक था फ्रेंड्स, ये आपका 156 से लेके 160 तक का ये करंट अफेयर्स का आपका होमवर्क सीरीज है। और देखिए फ्रेंड्स, ये आज जो हम होमवर्क पढ़ेंगे वो कृषि और प्रमुख सूचकांक है और कुछ दुर्घटनाएं भी इसमें शामिल है। तो प्लीज आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का क्या हो गया ना कि होमवर्क सीरीज का जो आपका जो प्रोवाइड किया था ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी की तरफ, तो वो बंद हो गया क्लास। ठीक है, तो ये आपको जो चलेंगी क्लास वो 17 मार्च से चलेंगे, याद रखिएगा। ये 17 मार्च से क्या होगी फ्रेंड्स, ये क्लास चलेगी 17 मार्च से। ठीक है, 17 मार्च से क्या होगी, क्लास चलेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से कि अगर अब ये जो भी आपको क्लास है कंटिन्यू वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा जो आपको पहले से मैं इस पे अपलोड किया हूँ वीडियो, तो मैं आपको क्या करूंगा कि टेलीग्राम पे डेली मैं एक वीडियो सेंड करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए देखिए कृषि से रिलेटेड पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य भारत में बागवानी फसलों को उपज और उत्पादन को बढ़ाना है। स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के बारे में, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य बागवानी फसलों जैसे फलों, सब्जियों और फूलों के लिए रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देता है। तो देखिए इसकी घोषणा पहली बार फरवरी 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट भाषण में की गई थी। इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य बागवानी उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध हो, जिससे फसल की हानि को काफी हद तक कम किया जा सके और पैदावार में सुधार हो सके। कृषि मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के लिए 1765 करोड़ रुपए के आवंटन की मांग की है। इसका आधा हिस्सा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बजट से प्राप्त किया जाएगा, जबकि शेष आधा हिस्सा एशियाई विकास बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किया जाएगा। देखिए आगे आपका कि सीपीपी का कार्यान्वयन। देखिए इस कार्यक्रम में 3 प्रमुख घटक शामिल है, जो किसानों को वानस्पतिक प्रसार के लिए वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए, जिसका उद्देश्य फसल की पैदावार को बढ़ाना और आय के अवसरों को बढ़ाना है। 9 स्वच्छ पौधे केंद्रों की स्थापना। ये केंद्र रोग निदान और उपचार प्रदान करेंगे, नर्सरियों के लिए मातृ पौधे विकसित करेंगे तथा वाणिज्यिक प्रसार और वितरण के लिए सभी घरेलू और आयातित रोपण सामग्री को पृथक करेंगे। देखिए बुनियादी ढांचे के विकास, इसमें स्वच्छ रोपण सामग्री को कुशलतापूर्वक बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरी स्थापित करना शामिल है, और सीपीसी द्वारा उत्पादित मातृ पौधे को इन नर्सरियों में प्रचारित किया जाएगा और फिर किसानों को वितरित किया जाएगा। देखिए विनियामक और प्रमाणन ढांचा, रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण में पूर्ण जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत विनायक और प्रमाणन प्रक्रिया बनाई जाएगी। देखिए सीपीपी की आवश्यकता क्या है, तो चीन के बाद दुनिया में फसलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, कि भारत दूसरा सबसे उत्पादक देश है, टॉप पे कौन है, चीन है। पिछले दशक में बागवानी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2013 से 14 से 2023 से 24 तक बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 24 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 28.63 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, तथा उत्पादन 277.4 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 352 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। भारत वैश्विक फल बाजार में आयातक और निर्यातक दोनों के रूप में एक महत्वपूर्ण देश है। देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के 1.15 बिलियन डॉलर मूल्य के ताजे फलों का निर्यात और 2.73 बिलियन डॉलर मूल्य के फलों का आयात किया गया है। घरेलू खपत बढ़ने के साथ ही विदेशी सेबों और एवोकेडो तथा ब्लूबेरी जैसी विदेशी फसलों को रोपण सामग्री की मांग भी बढ़ रही है। 2018-20 के बीच में रोपण सामग्री की में आयात में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। सेब के पौधे का आयात 2018 में 21.44 लाख से बढ़कर 2020 में 49.57 लाख हो गया है। इसी अवधि के दौरान एवोकेडो पौधे का आयात 1000 से बढ़कर 26,500 हो गया है, तथा ब्लूबेरी पौधे का आयात 1.55 लाख से बढ़कर 4.35 लाख हो गया है। वर्तमान में पौधे के आयात की प्रक्रिया काफी लंबी है, जिसके लिए 2 वर्ष की संगरोध अवधि की आवश्यकता होती है। स्वच्छ पौधे केंद्रों की शुरुआत का उद्देश्य इस संगरोध अवधि को घटाकर 6 महीने करना है, जिससे किसानों के लिए रोग मुक्त और प्रामाणिक रोपण सामग्री तक पहुंच आसान हो जाएगी। अब देखिए अगर आप बात करते हैं क्या कि डीएसआर खेती विधि,
देखिएगा देश में कई किसान को धान की खेती कराने में काफ़ी लागत आती है। आज के समय जिस रफ्तार से मजदूरी महँगी हो रही है, वह धान की रोपाई करते समय लोग काफ़ी बढ़ा देती हैं और वह भी धान का रोपाई कराते कराते समय लागत काफ़ी मतलब कि बढ़ा देती है। धान की खेती करने के लिए नर्सरी तैयार करना, रोपाई करना आदि चीज़ें शामिल हैं। इनमें खर्चा काफ़ी अधिक आता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी किसानों को धान की फसल बेचने के बाद मुनाफा काफ़ी कम होता है। वही वही क्या आपको इस बारे में पता है कि आप धान की खेती सीधी बुवाई विधि से करके अच्छी खासी पैसे की बचत कर सकते हैं। डीएसआर विधि से धान की खेती करने में कम खर्चे को आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। इसके अलावा आप इससे कम पानी में अच्छी खासी उपज भी तैयार कर सकेंगे। देखिए डीएसआर विधि में नर्सरी पौधे या प्रतिरोपण करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें धान के बीजों को रोपाई 20 से 30 दिन पहले ही बोया जाता है। लेजर लेवलर का उपयोग करके खेती की सिंचाई करने के बाद बीज ड्रिल या लकी सीडर मशीन की मदद से बीजों को बोया जाता है। देखिए इस दौरान बीजों का खास ध्यान रखना होता है। बुआई के 21 दिनों के बाद पहली सिंचाई की जाती है। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर 14 से 17 और राउंड किए जाते हैं, जो कि मानसून की बारिश और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर निर्भर करता है। और वही कटाई से 10 दिन पहले अंतिम सिंचाई की जाती है। डीएसआर विधि में खेती करने के फायदे। इस विधि में खेती करने के आपको मेहनत काफ़ी बचत होती है। फसल की बुआई कम समय में होती है। फसल 7 से 10 दिनों पहले तैयार हो जाती है और जुताई और बुआई का कम खर्च आता है। और डीएसआर विधि से खेती करने में जल की खपत कम होती है और इस विधि से खेती करने में ईंधन का भी खपत कम होती है। देखिए मूंगफली की नई किस्म कोणार्क, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय के तिरुपति स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र केंद्र ने मूंगफली की एक किस्म कोणार्क को विकसित किया है। याद रखिए मूंगफली का मतलब कि जो किस्म है जिसका नाम कोणार्क है। यह किस्म ओडिशा और पश्चिम बंगाल की जलवायु परिस्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त पाई गई है। यह माध्यम अवधि की फसल पानी के कुशल उपयोग के लिए जानी जाती है और 105 से 110 दिनों में उपज देती है और उपज क्षमता 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मूंगफली की अन्य प्रमुख किस्में धीरज हो गया, विशिष्ट, धरनी और हिमानी है। मक्का उत्पादन में हरित क्रांति। देखिए हाल ही में भारत के मक्का उद्योग में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो सामान्य चारा फसल से ईंधन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुआ है। यह बदलाव एक व्यापक हरित क्रांति का संकेत है, जो गेहूं और चावल में की गई ऐतिहासिक प्रगति को दर्शाता है, लेकिन यह प्रगति निजी क्षेत्र के नवाचारों से प्रेरित है। वर्ष 1999 से 2000 से भारत का मक्का उत्पादन में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है, जो 11.5 मिलियन टन से बढ़कर वार्षिक 35 मिलियन टन से भी अधिक हो गई है। साथ ही प्रति हेक्टेयर औसत उपज भी 1.8 से बढ़कर 3.3 टन हो गई है। वर्तमान में भारत 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत जो है वो मक्का उत्पादन में 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जो वर्ष 2020 से वैश्विक उत्पादन में 2.59% है। चावल तथा गेहूं के बाद मक्का भारत में तीसरे सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल है, ठीक है। पहले चावल, दूसरा गेहूं और तीसरा कौन है, तो मक्का। यह देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है। डिजिटल कृषि मिशन। हाल ही में किसानों को कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें एक और सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में 13,966 करोड़ रुपए की 7 योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें 2,817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना भी शामिल है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के आधार पर डिजिटल कृषि मिशन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा और इसमें मृदा प्रोफाइल, डिजिटल फसल अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल है। और इस मिशन का कुल खर्च 2,817 करोड़ रुपए है। इसमें दो आधारभूत स्तंभ शामिल है। पहला कृषि स्टैक है, जिसमें किसान रजिस्ट्री, ग्राम भूमि मैप रजिस्ट्री, फसल बोर्ड रजिस्ट्री शामिल है। दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है, जिसके तहत भूस्थानिक डाटा, सूखा, बाढ़ निगरानी, मौसम उपग्रह डाटा, भूजल जल उपलब्धता, फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग शामिल है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट आपके कोई भी एग्जाम पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए प्रमुख रिपोर्ट यानी कि इंडेक्स देखिए भुखमरी सूचकांक 2024 में। देखिए अगर हम बात करते हैं, पहले सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसको जारी कौन करता है, ठीक है। देखिए कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर इसको जारी करता है। इसमें शामिल देशों 27 है। टॉप पे मतलब भुखमरी में सबसे अच्छा देश कौन है, तो चीन है। उसके बाद चीन, यूएई और कुवैत, ये तीनों जो है टॉप पे ही है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं कि भारत का स्थान, ये रैंक किया था कि भारत का स्थान 105वां है, लेकिन इससे पहले 23 में क्या था, तो 111वां स्थान था। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत से अच्छा स्थान, तो देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है। भारत का स्थान बहुत ही बुरा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे नीचे कौन है, तो बरूंडी है, बरूंडी। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 133 देश है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान क्या है, तो 49, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स पीस जारी करता है। 163 देशों में से टॉप पे आइसलैंड है, ये याद रखिए टॉप वाला। भारत का स्थान 116, इससे पहले 126 था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए ग्लोबल जेंडर गैप, ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इंपॉर्टेंट 146 देशों में से टॉप पे आइसलैंड है। ठीक है, उसके बाद अगर भारत की बात करें 129वां स्थान 146 देश में से। ठीक, इससे पहले 127 था। अगर देखिएगा पर्यावरण सूचकांक में बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको। 180 देशों में से टॉप पे एस्टोनिया है और भारत का स्थान 176 है। आगे आपका है कि ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, देखिए इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। 173 देशों में से टॉप पे बियना ऑस्ट्रिया है और भारत का स्थान यहाँ पे देखिए, इसमें भारत का स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र मंच जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। 193 देशों में से टॉप पे फिनलैंड है। ठीक है ना, भारत का स्थान क्या है, तो 126वां स्थान है। ठीक, आगे है आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। याद रखिए 163 देशों में से अगर बात करते हैं कि भारत का स्थान 7वां है और टॉप पे इसमें कोई राज्य नहीं है। चौथा स्थान है डेनमार्क का, ये ध्यान रखिएगा। अगला मानव विकास सूचकांक में बात की, यूएनडीपी जारी करता है। 193 देशों में से भारत का स्थान 134वां है। ठीक है, और टॉप पे स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा की बात करें तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है 55 देशों में से। टॉप पे कौन है, तो टॉप पे आपका अमेरिका है और इसको भारत का स्थान 42वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। 18 देशों में से टॉप पे नॉर्वे है, भारत का स्थान 159 है। आगे आपका सब 2024 का रिपोर्ट है। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा सतत विकास नेटवर्क इसको जारी करता है। 193 देशों में से टॉप पे फिनलैंड है, भारत का स्थान 109वां है। अगर हम बात करते हैं विश्व ऊर्जा सूचकांक में, अगर बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच जारी करता है 120 देशों में से टॉप पे स्वीडन है, भारत का स्थान 63 है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत देखिए सेंटर फॉर द सिविल सोसाइटी जारी करता है। भारत का मतलब टोटल देश 165 है, भारत का स्थान 126 है। टॉप पे हांगकांग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपदाएं हैं फ्रेंड्स, और ये कुछ दुर्घटना है। देखिएगा ये बम चक्रवात की बात करते हैं तो स्थिति अमेरिका कनाडा में हुआ था। और बात करें यह एक शीतकालीन चक्रवात है और यह तब बनता है जब सतह और जेट स्ट्रीम स्तर का हालत तूफानों में तेज होने का बिल्कुल सही होती है। देखिए फेंगल चक्रवात ये भारत में आया था और ये प्रवर्ती क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी में, नामकरण सऊदी अरब दिया था। क्वेश्चन आएगा कि फ्रेंगल चक्रवात का नाम किसने दिया था, सऊदी अरब ने दिया था। ठीक है, फ्रेंगल का अर्थ होता है भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण। देखिए हरिकेन मिल्टन ये फ्लोरिडा अमेरिका में आया था और देखिए प्रभावित क्षेत्र क्या हुआ था इससे, कि फ्लोरिडा इससे पिछले 1000 साल में इस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। चक्रवात दाना देखिए भारत में आया था। ठीक है, ये इसका नामकरण कतर किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसा में आया था, पश्चिम बंगाल में आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं क्या टाइफून यागी, ये भी इंपॉर्टेंट, दक्षिण चीन सागर में आया था। ठीक है, इसका नाम दिया था जापान और ये फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार इससे क्या थे, थाईलैंड इससे प्रभावित थे। देखिए हरिकेन जॉन इसको मैक्सिको खाड़ी में आया था, याद रखिएगा ये मैक्सिको में प्रभावित क्षेत्र था। हरिकेन हेलेन ये कैरिबियन सागर में आया था। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आगे बता रहा हूँ। टाइफून कैथरॉन देखिएगा दक्षिण चीन सागर में आया था, ताइवान और फिलीपींस इससे क्या थे, प्रभावित थे। यागी चक्रवात ये इंपॉर्टेंट है, चीन में आया था और ये देखिए ये चीन, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और भारत में ये प्रभावित है। टाइफून सानसान ये जापान में आया था और क्यूशू द्वीप जापान ये प्रभावित क्षेत्र था। देखिए गैमी टाइफून ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया था और प्रभावित क्षेत्र फिलीपींस, ताइवान और पूर्वी चीन। ठीक है, आगे देखिए चक्रवात असना ये इंपॉर्टेंट, गुजरात भारत में आया था, इसका नामकरण पाकिस्तान दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र अरब सागर था। आगे आपका चक्रवात रेमल ये भी इंपॉर्टेंट, बंगाल की खाड़ी में आया था, प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश था, नामकरण ओमान के द्वारा दिया गया था। ओमान के द्वारा क्या हुआ था, इसका नामकरण दिया गया था। उसका बेरिल चक्रवात है, ये कैरिबियन सागर में आया था और उष्ण कटिबंधीय इसके प्रकृति थे और प्रभावित क्षेत्र थे कैरिबियन द्वीप समूह। गमानी चक्रवात गमानी थे, हिंद महासागर में आया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखते हैं सिवलुच ज्वालामुखी ये भी नंबर इंडोनेशिया ज्वालामुखी विस्फोट देखिएगा इंडोनेशिया में आया था। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपका है क्या कि लोबोटोबी
लाकी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आया था। काठमांडू प्लेन दुर्घटना काठमांडू नेपाल में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र थे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ काठमांडू में है। नेपाली से 19 सवार लोगों को 18 मारे गए थे। दुर्घटना के कारण रनवे पर फिसलन हुआ था। चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे दुर्घटना, ये गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिकौरा गांव थाना मोतीगंज जिला गोंडा, 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में गोंडा मनकापुर रेलखंड के बीच में चंडीगढ़ एक्सप्रेस को 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना, ये न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ था। और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास कटिहार मंडल के रंगापानी और निजवाड़ी बाली स्टेशन के बीच में 25 से ज्यादा की मौत हुई थी। 200 से अधिक क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। हाथरस दुर्घटना, हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और ताइवान में भूकंप, ताइवान और ये तीव्रता 7.4 थी। क्षेत्र ताइवान में पूर्वी हिस्से क्या हुए थे, खराब हो गए थे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये था आपका करंट अफेयर्स। तो देखिए ये आप वीडियो को देखिएगा और मैं ऐसा करंट अफेयर्स आपको लाते रहूंगा। और जो भी मैं आपको ग्रुप में आपको पीसेस मेकर से ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम से, मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स आपको कि सुबह शाम क्या करूंगा कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा। जो कुछ दिन पहले मैं इसको बना के रखा हूं तो उसको आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही है, ठीक है ना, पेड कोर्स का है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। मैं 4 ऑप्शन रहेगा, 30 मिनट का वीडियो रहेगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन का रहेगा, 50 क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन से भी ज्यादा रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज आप पीसेस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।